बदल के नीति आयोग रख दिया गया था। अब इसमें बेसिकली पढ़ना है हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। हेल्थ प्लानिंग में सबसे ज़्यादा जो इसमें खास तौर से हम पढ़ेंगे वो जो अलग अलग कमेटीज बनी थी हेल्थ प्लानिंग से रिलेटेड, अलग अलग लोगों के नाम से जानी जाती हैं, जो उसके हेड थे उन्हीं के नाम से वो कमेटी जानी जाती थी। ज़्यादातर लोगों ने एक दो कमेटी नाम जरूर पढ़ा होगा, लाइक बोर कमेटी थी, जंगलवाला कमेटी थी, करतार सिंह कमेटी थी, मुडेलिया श्रीवास्तव, लाइक एक टू टेन एक्सक्यूज मी कमेटी। सर, सर मेरी आवाज नहीं आ रही इस पे, मैं अपने भाई के उससे कर रही हूँ ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन इन दे दीजिए। हाँ ठीक है, करिए कोई नहीं। तो जो कमेटीज बनी थी अलग अलग नाम से बनी थी, कुछ सब लोगों ने कुछ एक दो यूनिक चीजें दी थी, खासतौर से हमें उन्हीं यूनिक चीजों को याद रखना है उनके साथ। एक तो ये कि कौन सी कमेटी किस ईयर में बनी थी, दूसरी चीज उसने कौन सा कुछ ऐसा कंसेप्ट दिया जो नया था। अब उसी से रिलेटेड है, सबसे पहले आई थी जो कमेटी बनी थी बोर कमेटी, 1946 में ये कमेटी बनी थी। अब इसने कुछ अलग अलग चीजों का प्रपोजल दिया था, लाइक इसी कमेटी का दूसरा नाम जो था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, इसको कहा जाता है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ज्यादातर कमिटीज को आप देखेंगे कि उसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो सेकंड नेम है इसको जरूर याद रखिएगा। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से बोर कमेटी जानी जाती है। 1946 में ये कमेटी बनाई गई थी। इसने दो मेजर दिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में इसका जो प्रपोजल था वो ये था कि पर 40,000 पॉपुलेशन एक पीएचसी होनी चाहिए और 30 बेड्स होने चाहिए उसमें, 3 सब सेंटर्स एंड 2 मेडिकल ऑफिसर्स होने चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे 2 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, एक मेल एक फीमेल, 3 सब सेंटर्स होने चाहिए उसके अंडर में, 30 बेड्स का प्रोविजन था और 40,000 पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होनी चाहिए थी। ये इसका शॉर्ट टर्म मीजर था। लॉन्ग टर्म मीजर्स को इसका अलग दूसरा नाम दिया गया, 3 मिलियन प्लान के नाम से ये जाना जाता है। लॉन्ग टर्म मीजर 3 मिलियन प्लान। अब इसमें जो था कि ये था कि जो प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स हैं वहां पर 75 बेडेड हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ यूनिट में 75 बेडेड हॉस्पिटल्स का प्रपोजल था पर 10,000 टू 20,000 पॉपुलेशन के लिए। 10,000 से 20,000 की पॉपुलेशन के लिए, आबादी के लिए, जनसंख्या के लिए 75 बेडेड हॉस्पिटल्स का प्रपोजल दिया था इन्होंने। लॉन्ग टर्म मीजर था, ये नहीं कि इन्होंने दिया कि ये बन जाना चाहिए, इन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि बना दो अब हमने कह दिया। ये प्रपोजल्स होते हैं बेसिकली, जो कमिटीज होती है ना वो गवर्नमेंट्स बनाती हैं कि हाँ आप इस सिनेरियो पे अपनी राय दीजिए, तो वो लोग उसका सर्वे करके बताते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, कुछ रह जाती हैं। तो इन्होंने सिर्फ क्या दिया था, प्रपोजल दिया था लॉन्ग टर्म मेजर में, उसको 3 मिलियन प्लान कहा गया था। इसमें यह था कि 10,000 से 20,000 की पॉपुलेशन पे एटलीस्ट 75 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। ये तो प्राइमरी हेल्थ यूनिट थी। सेकेंडरी हेल्थ यूनिट होनी चाहिए 650 बेडेड हॉस्पिटल की, 650 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। और रीजनल हेल्थ यूनिट बेसिकली स्टेट लेवल पे होती हैं, उनमें कितना होना चाहिए, 25 बेड्स के हॉस्पिटल होने चाहिए, सॉरी 2,500 बेड्स, यानी 2,500 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए स्टेट लेवल पे। इसके अलावा जो लास्ट है ये सोशल फिजिशियन, इन्होंने कहा कि हमें सोशली कुछ ऐसे लोगों, ये नहीं कि जिनके पास डिग्री हो वही फिजिशियन, बल्कि लोकेलिटी से लेके कुछ लोगों को ट्रेन करके उन्हें फिजिशियन, उनका नाम दिया गया सोशल फिजिशियन का। कम्युनिटी से कुछ लोगों को ट्रेन करके उन्हें हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाए, जिनका नाम दिया गया सोशल फिजिशियन का। उनको ट्रेनिंग दी जानी थी, 3 मंथ की ट्रेनिंग थी, 3 महीने की ट्रेनिंग इन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन की 3 महीने की ट्रेनिंग देनी थी। फिर लोकेलिटी कम्युनिटी के कुछ लोगों को जिनको नाम दिया गया सोशल फिजिशियन, ये था इनका प्रपोजल था कि कम्युनिटी से कुछ लोगों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाए प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन की, और उनको नाम दिया जाए किसका, सोशल फिजिशियन का। तो अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आप देखेंगे, सबसे पहले तो यही बन गया बोर कमेटी कब बनी थी, 1946 में बनी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इन्होंने दो मीजर दिए, शॉर्ट टर्म मीजर एंड लॉन्ग टर्म मीजर। लॉन्ग टर्म मीजर का नाम क्या था, 3 मिलियन प्लान। इसके अलावा सोशल फिजिशियन, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सोशल फिजिशियन किस कमेटी ने प्रपोज किया था, या किस कमेटी ने ये टर्म दिया था सोशल फिजिशियन का। तो सोशल फिजिशियन का टर्म किसने दिया, बोर कमेटी ने दिया। 1946 में ये कमेटी बनी थी। सेकंड जो कमेटी आई थी वो मुडेलियर कमेटी, 1962 में, 1962 में ये कमेटी बनी। इसका दूसरा नाम जो था हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी थी बोर कमेटी,
मुडेलियर कमेटी क्या है? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इन्होंने जो प्रपोजल दिया, इनका ये था कि ठीक है 40,000 पॉपुलेशन पे एक पीएचसी होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने उसी से जो बोर कमेटी का प्रपोजल था उसी को लगभग लगभग यहाँ पे कॉपी कर लिया कि एक पीएचसी 40,000 की पॉपुलेशन पे होनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। दूसरा चीज इन्होंने जो दी वो दी ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लेवल पैन इंडिया लेवल पे हेल्थ सर्विस, जिसका नाम दिया इन्होंने ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस, उसका कॉन्स्टिट्यूट किया। तीसरी चीज थी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे स्पेशलिस्ट सर्विसेज चलाई जाए। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे अलग अलग स्पेशलाइजेशन के ओपीडीज हो, ब्लॉक हो, अलग अलग फिजिशियन हो जो स्पेशलिस्ट हो उस चीज के, और हर स्टेट का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो हेल्थ से रिलेटेड। ये मुडेलियर कमेटी के रिकमेंडेशन था। तो इसमें जो याद करने की चीजें तो यही थी, किस ईयर में आई? 1962 में। दूसरे इसका दूसरा नाम क्या किससे और जानी जाती है? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी एंड ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस का कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया? मुडेलियर कमेटी ने दिया था 1962 में। अब एक कमेटी है चड्डा कमेटी 1963 में। देखिए ईयर वाइज है, 1963 में आई चड्डा कमेटी। इन्होंने जो खास तौर से इनका जो फोकस था, जो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम था उसमें जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने थे उसकी स्टडी की उन्होंने और बताया कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। खास तौर से इन्होंने जो बात की, उन्होंने इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज दी वो बेसिक हेल्थ वर्कर दिया। बेसिक हेल्थ वर्कर का कंसेप्ट चड्डा कमेटी ने दिया था। 10,000 पॉपुलेशन पे एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? मलेरिया विजिलेंस के लिए। वाइटल स्टेटिस्टिक्स लाइक बर्थ रेट, डेथ है, बर्थ है, इनका रिकॉर्ड और फैमिली प्लानिंग का रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजों के लिए एक बेसिक हेल्थ वर्कर का कंसेप्ट आया चड्डा कमेटी की तरफ से, पर 10,000 पॉपुलेशन एक होना चाहिए। इसके अलावा एक फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट जो 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स को सुपरवाइज कर सके, यानी 3 to 4 बेसिक हेल्थ वर्कर पे एक फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट होना चाहिए जो सुपरवाइज करेगा 3 to 4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स। और ये बेसिक हेल्थ वर्कर कितने नाम था? पॉपुलेशन 10,000 के लिए था। ये चड्डा कमेटी का था। इसके बाद आई मुखर्जी कमेटी 1965 में। इन्होंने जो एक काम किया, इन्होंने किया जो मलेरिया एक्टिविटीज चल रही थी। अब मलेरिया के प्रोग्राम में हमने पढ़ा था 1953 से लेके चल ही रहा है अभी तक अलग अलग नाम से। अब नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से वो चल रहा है। तो उसी में जो फैमिली प्लानिंग थी वो भी मलेरिया के प्रोग्राम में ही चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मलेरिया एक्टिविटीज थी उसको डी लिंक कर दिया, मतलब उससे निकाल दिया। फैमिली प्लानिंग को अलग कर दिया और मलेरिया की एक्टिविटीज को अलग कर दिया मुखर्जी कमेटी ने। और साथ में इनका प्रपोजल था कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम उसके लिए अलग से स्टाफ लगाया जाए। ये नहीं कि जो दोनों को फैमिली प्लानिंग और मलेरिया एक्टिविटीज दोनों के लिए एक ही स्टाफ काम कर रहा था। इनका प्रपोजल था कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए अलग से स्टाफ आए। ये मुखर्जी कमेटी थी 1965 में। फिर 1966 में भी मुखर्जी कमेटी बनी और इन्होंने जो कंसेप्ट दिया, अब इस बार इन्होंने कहा कि बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो ब्लॉक लेवल पे प्रोवाइड की जाए। जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो ब्लॉक लेवल पे प्रोवाइड की जाए। ये मुखर्जी कमेटी 1966 का प्रपोजल था। आई जंगल वाला कमेटी। जंगल वाला कमेटी 1967 में। इसका जो दूसरा नाम है इसको याद रखिए, कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जंगल वाला कमेटी, इसका दूसरा नाम है कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इनका जो प्रपोजल, मेन प्रपोजल ये था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना काम हो उतना पेमेंट होना चाहिए, और जो स्पेशलाइज्ड वर्क हो उसके लिए स्पेशल पे होना चाहिए। साथ में जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े, खास तौर से डॉक्टर्स, उनके लिए प्राइवेट प्रैक्टिस का प्रोविजन नहीं होना चाहिए, नो प्राइवेट प्रैक्टिस। ये इनका मेन प्रपोजल था जंगल वाला कमेटी का। एक तो ये था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए स्पेशल पे होना चाहिए, और प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी है। कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जंगल वाला कमेटी 1967 में इन्होंने दी। अब जो आई करतार सिंह कमेटी, इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आई। एक तो इसका नाम है जो कमेटी ऑन मल्टीपर्पज वर्कर्स।
पहला क्वेश्चन तो यही बना, मल्टीपर्पज वर्कर्स किसने दिया था? तो वो करतार सिंह कमेटी ने दिया था। इसका नाम ही पड़ गया, कमेटी ऑन मल्टीपर्पज वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। इसके अलावा इन्होंने कहा जो एएनएम्स हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं, उनको रिप्लेस कर दिया किससे? फीमेल हेल्थ वर्कर से। फीमेल हेल्थ वर्कर ने रिप्लेस कर दिया किसको? एएनएम्स को। दूसरी चीज, जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स थे अभी, मलेरिया सर्विलांस वर्कर्स थे, वैक्सीनेटर्स थे, हेल्थ एजुकेशन असिस्टेंट थे, या फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट थे, उनको रिप्लेस कर दिया किससे? मेल हेल्थ वर्कर से। यानी इन्होंने बेसिक कंसेप्ट क्या दिया? फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर का इन्होंने कंसेप्ट दिया था। और इन्होंने जो प्रपोजल दिया, अभी तक 40,000 पॉपुलेशन पे एक पीएचडी का था अलग अलग प्रपोजल्स में। यहाँ पे इनका प्रपोजल था कि 50,000 पॉपुलेशन पे एक पीएचडी होनी चाहिए। 50,000 पॉपुलेशन पे एक पीएचडी होनी चाहिए, और 15 to 16 सब सेंटर्स होने चाहिए उसके अंडर में, और एक सब सेंटर कितने पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए? 3,000 to 3,500, यानी 3,000 से लेके 3,500 पॉपुलेशन तक एक सब सेंटर होना चाहिए, और 50,000 पॉपुलेशन पे एक पीएचडी होनी चाहिए। और उस पीएचडी के अंदर कितने सब सेंटर होंगे? 15 to 16 सब सेंटर्स होने चाहिए। उसके बाद एक मेल हेल्थ सुपरवाइजर होना चाहिए जो 3 से 4 मेल हेल्थ वर्कर्स को सुपरवाइज करेगा। इसी के तहत एक फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर जो 4 फीमेल हेल्थ वर्कर्स को सुपरवाइज करेगी। इसके अलावा जो पीएचडी पे डॉक्टर इंचार्ज है, पीएचडी पे जो डॉक्टर इंचार्ज है, उसको पूरा ओवरऑल चार्ज दे दिया गया सुपरविजन का। जो ये मेल हेल्थ सुपरवाइजर थे, फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर थे, ये लोग जिसको सुपरवाइज कर रहे थे, उन सब का सुपरविजन किसको मिलना चाहिए? जो पीएचडी पे डॉक्टर इंचार्ज है, उसको ओवरऑल सुपरवाइजर बनाया जाना चाहिए। ये करतार सिंह कमेटी का प्रपोजल था। तो दो तीन चीजें इसमें बहुत खास हो गई। एक तो ये कि कमेटी ऑन मल्टीपर्पज वर्कर्स, मल्टीपर्पज वर्कर्स किसने दिया सबसे पहले ये टर्म? तो ये करतार सिंह कमेटी ने दिया था। हाँ, अब इनका जो था कि मेल और फीमेल हेल्थ वर्कर्स का कंसेप्ट इन्होंने ही दिया। एएनएम को रिप्लेस करा दिया इन्होंने फीमेल हेल्थ वर्कर से। बाकी और जो अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग वर्कर्स थे, उनको इन्होंने रिप्लेस कराया किससे? मेल हेल्थ वर्कर्स से। ये करतार सिंह कमेटी। अब इसके बाद है श्रीवास्तव कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी ये भी है। इनको कहा जाता है, दूसरा जो नाम है, ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। मेडिकल एजुकेशन पे अगर कोई कमेटी थी तो वो श्रीवास्तव कमेटी थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो मेडिकल एजुकेशन था पूरा, उसको अलग से फिर से रीओरिएंट किया, जिसको कहा जाता है रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, रोम स्कीम। तो रोम स्कीम किसने दी? वो श्रीवास्तव कमेटी ने दी। श्रीवास्तव कमेटी ने विलेज हेल्थ गाइड स्कीम, इन्होंने कई स्कीम्स चलवाई। विलेज हेल्थ गाइड यानी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्कीम, वो श्रीवास्तव कमेटी की थी। इसके अलावा 3 टियर रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो पंचायती राज चलता है हमारे हिंदुस्तान में, वो इन्होंने ही रिकमेंडेशन इनका था कि इसी के तहत, जैसे पंचायत, पंचायती या जिला परिषद है गवर्नेंस के लेवल पे, उसी लेवल पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होना चाहिए। यानी पंचायत लेवल पे होना चाहिए, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। इनका ये कहना था कि पैरा प्रोफेशनल्स और सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स का पूरा एक वो तैयार किया जाए, ग्रुप तैयार किया जाए सेम कम्युनिटी से, उसी कम्युनिटी से, विद इन द कम्युनिटी, फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी, क्रिएट बैंड्स ऑफ पैरा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स। इसके अलावा 2 कैडर बनाए जाए हेल्थ वर्कर्स के, मल्टीपर्पज वर्कर्स एंड हेल्थ असिस्टेंट, जो कम्युनिटी लेवल वर्कर्स और डॉक्टर्स के पे ये काम करें पीएचसी पे। इसके अलावा रिफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट, रिफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट श्रीवास्तव कमेटी का रिकमेंडेशन था। जो पीएचसी और हायर लेवल का जो रिफरल होता है, पीएचसी से सीएचसी, सीएचसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहां तक का पूरा रिफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स, वो एक तरीके का उन्होंने कहा कि इसको डेवलप किया जाना चाहिए। तो इनकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी रिकमेंडेड। एक तो रोम स्कीम, दूसरी विलेज हेल्थ गाइड, मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने कहा कि एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए जो मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो ये 3-4 चीजें थी जो श्रीवास्तव कमेटी का रिकमेंडेशन था। आई कब? 1975 में। अब जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो कैसे? तो प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब क्या है? जो इसेंशियल हेल्थ केयर हैं,
जो इसेंशियल हेल्थ केयर हैं, अब जो एक्सेप्टेबल मेथड्स हैं और टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से जो इंडिविजुअल्स और फैमिलीज है कम्युनिटी में, उनको सबको बराबर का एक्सेस हो। जो इसेंशियल हेल्थ केयर सबको बराबर की एक्सेसिबिलिटी हो, तो वो चीज आई किसमें, प्राइमरी हेल्थ केयर में। essential healthcare based on practical, scientifically sound, and socially acceptable methods and technology, made universally accessible to individuals and families in the community through their full participation and a cost that the community and country can afford। मतलब बेसिक जो लो मिनिमम नीड्स होती हैं, उस हिसाब से जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जितनी भी फैमिलीज हैं या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं कम्युनिटी में, वो उसको अफोर्ड कर सकें। अब जो इसके हॉल मार्क्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, 4 A's। अब 4 A's में क्या है, एक तो अफोर्डेबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये 4 A's होते हैं इसमें। एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। पता चला हमने प्राइमरी हेल्थ केयर खोल दिया है, अब वहां पे ना तो डॉक्टर है ना तो ड्रग्स है, तो फिर उसका मकसद क्या रह गया। तो अवेलेबिलिटी भी एक जरूरी कंपोनेंट हो जाता है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर का हॉलमार्क्स में 4 A's आते हैं, 4 A's, यानी अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये इसके हॉलमार्क्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। फिर आता है जो पिलर्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, 4 प्रिंसिपल्स या पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए उससे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जहाँ पे है वहाँ की कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे, उसको यूज करे। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जो बिलोंग करते हैं हेल्थ से, सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसमें। और साथ में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का भी यूज होना चाहिए, यानी डायग्नोस्टिक और जो दूसरे पर्पज है उसके लिए टेक्नोलॉजी का अप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए। अब एक चीज आती है एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। देखिए जो एलिमेंट्स हैं ये अपने आप में सब एक अलग अलग टर्म है, एलिमेंट्स, इसी को कहा गया कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ये जो कंपोनेंट आए प्राइमरी हेल्थ केयर के, ये पास हुए थे, एक डिक्लेरेशन पास हुआ था 1978 में, अल्मा आटा डिक्लेरेशन। अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 में ये पास हुआ था। यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ रिजोल्यूशन पास हुए थे जिनका नाम दे दिया गया क्या, एलिमेंट्स। अब वो ज्यादातर कंट्रीज ने उसको एक्सेप्ट किया और अपने यहाँ उसको लागू भी किया था। तो वो एलिमेंट्स जो अलग अलग आते हैं, ई से आता है एजुकेशन कंसर्निंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर कंट्रोल, यानी हेल्थ प्रॉब्लम्स और उनके कंट्रोल के लिए बेसिक एजुकेशन जो वो होनी चाहिए। दूसरी चीज थी लोकली एंडेमिक डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो वहां पे उस एरिया में हर कंट्री के अपने यहाँ अलग अलग एंडेमिक डिजीजेज हैं, तो उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए था। एल ई क्या, इसेंशियल ड्रग्स की सप्लाई होनी चाहिए। एम से मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, ये भी इसी का एक कंपोनेंट था प्राइमरी हेल्थ केयर का। और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से इम्यूनाइजेशन, यानी एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन जो लॉन्च हुआ था, वो ई के कंपोनेंट में आ गया। एन से न्यूट्रिशन एंड प्रोमोटिंग प्रॉपर फूड सप्लाई। अब न्यूट्रिशन में क्या है, वही आयरन, फोलिक एसिड और दूसरी चीजें थी। टी से क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेज एंड इंजरीज एंड सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। ये सब क्या थे, ये प्राइमरी हेल्थ केयर के बेसिक कंपोनेंट, इन्हीं को नाम दिया गया एलिमेंट्स। और ये चीजें जो पास हुई थी अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 में, ये जो कंपोनेंट्स थे या एलिमेंट्स थे ये पास हुए थे वहां पे उस रिजोल्यूशन में। अब जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का लेवल है, देखिए 3 लेवल पे ये होता है बेसिकली। तो प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, 3 लेवल पे ये सिस्टम काम करता है। जो प्राइमरी होता है वो बेसिक लेवल है, सबसे लोवेस्ट लेवल का ये प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर है। फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन पॉपुलेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। अब जो हेल्थ केयर सिस्टम है और जो पॉपुलेशन है, उसका जो पहला कांटेक्ट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, प्राइमरी लेवल पे। और प्राइमरी लेवल पे जो सर्विसेज होती हैं वो किसके थ्रू डिलीवर की जाएंगी, आशा। नहीं, अरे प्राइमरी नाम लगा हुआ है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ बनता है। तो सबसे पहली चीज तो यही याद होनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHCs, इसके अलावा सब सेंटर, ये दोनों चीजें इसके थ्रू
ये जो प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर है, यहाँ से जो सर्विसेज हैं हेल्थ रिलेटेड वो पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या पॉपुलेशन यहाँ से एक्सेस पाती है। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट, इसको ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन पॉपुलेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, वो क्या है, वो प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर है। अगर यहाँ पे ये पूछिए पीएचसी क्या है, तो पीएचसी यही है, फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन पॉपुलेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम। या वही सेम क्वेश्चन सब सेंटर के लिए बन सकता है, या जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो किसके थ्रू डिलीवर की जाती है, पीएचसी या सब सेंटर से। अब दूसरा देखिए, सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, या क्या है, फर्स्ट रेफरल लेवल ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। अब प्राइमरी लेवल पे अगर मान लीजिए कोई डिजीज है जो वहां पे ट्रीट नहीं हो सकती, तो उसको जाहिर सी बात है रिफर किया जाएगा हायर सेंटर पे, यही तो होता है, हायर सेंटर पे रिफर करते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे अगर मान लीजिए पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पे कोई डिजीज है जो वहां पे ट्रीट नहीं हो सकती, वो लोग रिफर करेंगे कहाँ पे, अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाओ, कहाँ जाओ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो जो यहाँ पे सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर है, यहाँ पे जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो किसके थ्रू डिलीवर होती हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के जरिए। और दिस इज द फर्स्ट रेफरल लेवल ऑफ हेल्थ केयर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट था, और ये क्या है, फर्स्ट रेफरल लेवल ऑफ हेल्थ केयर। वो क्या है, वो यही सीएचसी है। और सीएचसी किस में आएगी, सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में आएगी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर किस में आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में आएगा। और पहला जो रेफरल लेवल है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। थर्ड आता टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, ये क्या सेकेंड रेफरल लेवल है, सेकेंड रेफरल यूनिट या सेकेंड रेफरल लेवल जो है वो टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में। देखिए यहाँ टर्शियरी का मतलब तीसरा हो गया, लेकिन ये क्या है, ये दूसरा रेफरल लेवल है। और यहाँ पे जो हेल्थ सर्विस दी जाएगी वो किसके थ्रू दी जाएगी। अब सिंपल सी बात है, हमने पीएचसी देख ली, सीएचसी देख लिया, अब क्या बचा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हाँ, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो क्या हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो भी टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर के अंडर में आते हैं। यानी जो सेकंड रेफरल यूनिट होती है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक डिफरेंस है, खासतौर से प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में। जो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड फर्स्ट रेफरल यूनिट, इसको ध्यान में रखिएगा। पीएचसी क्या है, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन पॉपुलेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम। और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो क्या है, फर्स्ट रेफरल यूनिट है। और सीएचसी आती है किसमें, सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में। टर्शियरी में तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सेकेंड रेफरल यूनिट यही है टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में। ये जो इंडिया में यही सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम पूरा इंडिया में इसी के बेस पे चलता है। अब ये जो चीज आती है सब सेंटर, सब सेंटर की बात हम लोग कर रहे थे ना बार बार, 3 से 4 सब सेंटर होने चाहिए एक पीएचसी में, कुछ इस तरीके। तो जो स्टाफ होता है सब सेंटर पे कितने होने चाहिए, 3 स्टाफ। एक सब सेंटर पे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो स्टाफ की है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। उसमें से क्या, मल्टीपर्पज वर्कर्स। मल्टीपर्पज वर्कर्स में एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर और एक वॉलेंटियर वर्कर। टोटल मिला के कितने स्टाफ हुए, 3 स्टाफ होने चाहिए सब सेंटर पे। ये क्या है, सब सेंटर क्या है, मोस्ट पेरिफेरल एंड फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट है बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड द कम्युनिटी। वही सेम चीज आ गई जो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल था, मोस्ट पेरिफेरल एंड फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड द कम्युनिटी। अब जो सब सेंटर है इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये 100% स्पॉन्सर करती है, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेंटर इसका पूरा खर्च उठाता है सब सेंटर का। बाकी जो पीएचसीज हैं और सीएचसीज हैं उनका जो स्पॉन्सरशिप होती है या जो असिस्टेंट होता है जो रन करते हैं वो स्टेट लेवल पे करते हैं, लेकिन सेंट्रल असिस्टेंट किस सब सेंटर को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में सब सेंटर काम करते हैं। अब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसमें जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 15 स्टाफ होने चाहिए। हेल्थ असिस्टेंट, अब हेल्थ असिस्टेंट में एक मेल एक फीमेल, इसके अलावा हेल्थ एजुकेटर होना चाहिए। अदर स्टाफ में कौन कौन से आते हैं, इसमें स्वीपर आएगा, लैब टेक्नीशियन आएगा, अटेंडेंट आता है, ड्राइवर आते हैं जो पीएचसी पे होते हैं एम्बुलेंस के लिए।
वो अदर स्टाफ्स में आ जाते हैं। बेसिक क्या है, 1 से 2 मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। वैसे नॉर्म जो है ना वो ये है कि एक मेल मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, एक फीमेल मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। उसी तरीके से सेम एक हेल्थ असिस्टेंट होना चाहिए, मेल और फीमेल। एक हेल्थ एजुकेटर होना चाहिए। अदर स्टाफ में वही एएनएम है जो नर्सेज होती हैं, स्वीपर है, ड्राइवर है, लैब है, टेक्नीशियंस हैं, या स्टाफ जो फार्मासिस्ट हैं, ये सब क्या है, ये अदर स्टाफ में आते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में। इसके अलावा पीएचसी जो है वो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन विलेज कम्युनिटी एंड मेडिकल ऑफिसर। अब देखिए मेडिकल ऑफिसर सब सेंटर पे नहीं था, सब सेंटर पे क्या थे, सिर्फ मल्टीपर्पज वर्कर्स थे। तो यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है कहाँ पे है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। तो मेडिकल ऑफिसर से कांटेक्ट पॉइंट अगर हो रही है कहीं पे तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हो रही है। तो इसलिए कहा गया कि पीएचसी इज द फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन विलेज कम्युनिटी एंड मेडिकल ऑफिसर। और जो एक पीएचसी होती है वो 6 सब सेंटर के लिए रिफरल सेंटर का काम करती है। एक पीएचसी जो है वो 6 सब सेंटर के लिए रिफरल सेंटर का काम करती है। और जो मेडिकल ऑफिसर जाहिर सी बात है वही लीडर होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर का। और जो पीएचसी, देखिए अब यहाँ पे बात है, पीएचसीज आर इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमल नीड्स प्रोग्राम, एमएनपी कहा जाता है उसको, या बेसिक मिनिमम सर्विस प्रोग्राम, बीएमएस। और ये जो प्रोविजन है कि 4 to 6 बेड्स होने चाहिए कहाँ पे, पीएचसी पे। एक पीएचसी पे एटलीस्ट 4 to 6 बेड होने चाहिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। स्टाफ 15, 2 मेडिकल ऑफिसर मेल और फीमेल, उसी तरीके से 2 हेल्थ असिस्टेंट होने चाहिए मेल और फीमेल के। ये रिफरल सेंटर बन जाता है 6 सब सेंटर के लिए एक पीएचसी। और प्रोविजन है 4 to 6 बेड्स का। ये रन किसके अंडर में करता है, स्टेट गवर्नमेंट के। सब सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर आती है बात कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की। यहाँ पे जो स्टाफ होना चाहिए वो 30 to 31 होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे जो स्टाफ होना चाहिए वो 30 से 31। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। वो 4 मेडिकल ऑफिसर कौन कौन से होने चाहिए, एक तो सबसे पहले फिजिशियन, फिजिशियन हो गया, तो फिर सर्जन, हाँ, एक गायनी एंड ऑब्स का भी होना चाहिए। और जो चौथा है वो पीडियाट्रिशियन। ये फिजिशियन है, सर्जन है, गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन, ये 4 मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे होना चाहिए। लेकिन 3 एडिशनल न्यू पोस्ट क्रिएट की गई नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में कि सीएचसी पे 3 और मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए। वो 3 मेडिकल ऑफिसर कौन कौन से होने चाहिए, एक तो ऑप्थेल्मिक सर्जन होना चाहिए, एक एनेस्थीसिया का होना चाहिए, और एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर, पीएसएम का मैनेजर होना चाहिए। वो 3 एडिशनल न्यू पोस्ट जो आई वो इसी के लिए आई। एक तो ऑप्थेल्मिक होना चाहिए, एक एप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड एक फिजिशियन होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर इससे होना चाहिए, एक एनेस्थीसिया से रिलेटेड होना चाहिए, और एक पीएसएम मैनेजर, पीएसएम मैनेजर इसी को कहा जाता है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर। तो ये 3 अलग से न्यू पोस्ट क्रिएट की गई थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में। अदर स्टाफ्स में अब इसमें ओटी अटेंडेंट है, इसके अलावा सिंपल से जो ओपीडी अटेंडेंट होते हैं, स्वीपर है, चौकीदार है, ड्राइवर है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, मिडवाइफ हैं, नर्सेज हैं, बहुत सारे फिर और सब हैं। सब जोड़ के टोटल कितना स्टाफ बनता है, 30 to 31 बनता है। और जो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ये 4 पीएचसी के लिए रेफरल सेंटर का काम करता है, 4 पीएचसी के लिए। ईच सीएचसी एक्ट एज ए रेफरल सेंटर फॉर 4 पीएचसी, 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखिए खासतौर से हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन खासतौर से जो यूपी के लोग हैं, अभी सितंबर में मेडिकल ऑफिसर का भी एग्जाम होने वाला, तो वहाँ इन सब चीज़ों की जानकारी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हो सकता है यहाँ पे ना आए, लेकिन मेडिकल ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, यही सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो जो बेड बेड स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए यहाँ पे। अब ये भी देखिए सीएचसीज हैं, ये भी किसके अंडर में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। तो अगर कोई पूछे कि जो सब सेंटर है वो किसके अंडर में काम करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के। और बाकी जो पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, ये एक्ट करती हैं किसके अंडर में, यानी मेंटेनेंस इनका या इनकी जो फंडिंग होती है वो बाई स्टेट गवर्नमेंट होती है,
मिनिमम नीड प्रोग्राम या बेसिक मिनिमम नीड्स के थ्रू प्रोग्राम के तहत ये रन करती हैं अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। और जो बेड स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे ये होनी चाहिए, 30 बेड का प्रोविजन है। अब थोड़ा सा इन सब का एक ही साथ देख लीजिए कंपैरिजन। सब सेंटर का लेवल ऑफ केयर क्या है, यानी अभी हमने हेल्थ केयर लेवल पढ़ा था, हेल्थ केयर लेवल अभी प्राइमरी हम पढ़ते केयर। हैं। हाँ, प्राइमरी केयर प्राइमरी। नहीं, ये याद होना चाहिए। और पीएचसी, ये भी पीएचसी एंड सब सेंटर दोनों एक ही जगह पे थे, ये भी प्राइमरी का था। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये था सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर में था। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वो टर्शियरी लेवल का हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे। और जो पॉपुलेशन नॉर्म है यह है कि सब सेंटर, अब देखिए दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया, प्लेन्स में अलग और हिली या ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे अलग पॉपुलेशन के लिए अलग अलग पॉपुलेशन नॉर्म दिए गए थे। प्लेन्स की खासतौर से बात करते हैं, प्लेन्स में जो सब सेंटर है वो कितनी पॉपुलेशन पे होने चाहिए, 5,000 की पॉपुलेशन पे, 5,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होना चाहिए प्लेन एरिया में, प्लेन्स में। और पीएचसी 30,000, 30,000 पॉपुलेशन के लिए प्लेन्स में एक पीएचसी होनी चाहिए। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 1,20,000, यानी 1,20,000 की पॉपुलेशन पे एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए प्लेन्स में। हिली एंड ट्राइबल एरियाज में थोड़ा थोड़ा इसमें सबसे माइनस कर दीजिए, इसमें यह है कि 3,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होना चाहिए हिली एंड ट्राइबल एरियाज के लिए। और पीएचसी 20,000 की पॉपुलेशन के लिए। और सेकेंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो 80,000 पॉपुलेशन के लिए, यानी 80,000 की पॉपुलेशन के लिए हिली और ट्राइबल एरियाज में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। अभी स्टाफ की बात, अभी स्टाफ की बात हमने पढ़ी है, सब सेंटर पे कितने स्टाफ होने चाहिए थे, 3, पीएचसी 3। पे 15, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे कितने स्टाफ होने चाहिए, 30 to 31। 30 to 31। ठीक, ये स्टाफ था। मेंटेनेंस यानी किसके अंडर में ये रन करते हैं, तो जो सब सेंटर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रन करते हैं। अब जो कितना एरिया ये कवर करते हैं, रूरल एरिया कितना ये कवर करते हैं सब सेंटर पीएचसी या सीएचसी, जो सब सेंटर है ये 21 स्क्वायर किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 21 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है सब सेंटर। पीएचसी जो है 140 स्क्वायर किलोमीटर, और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो 770 स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना रूरल एरिया यानी देहात का एरिया ये कवर करते हैं। अब एवरेज नंबर ऑफ विलेज, अब इस एरिया के हिसाब से इनके अंडर में कितने विलेज आ सकते हैं, ये एवरेज नंबर ऑफ विलेजेस। तो सब सेंटर के अंडर में 4 विलेज आते हैं एवरेज, ऑन एवरेज। पीएचसी में 29, अब देखिए ये 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ये ऑन एवरेज की बात हो रही है। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 158 विलेज आते हैं ऑन एवरेज। ये नंबर ऑफ विलेजेस हैं जो ये कैटर करते हैं सब सेंटर पीएचसी और सीएचसी। ये इनका सबका एक ही जगह पे हमने देख लिया सबके बारे में। अब जो पॉपुलेशन नॉर्म है जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए, देखिए ये नॉर्म है, ये सजेस्टेड नॉर्म है, एग्जैक्ट इतना नहीं है, अभी भी हम उससे बहुत पीछे हैं, ये सजेस्टेड नॉर्म है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए था कि हेल्थ असिस्टेंट 30,000 पॉपुलेशन प्लेन एरिया पे एक हेल्थ असिस्टेंट होना चाहिए, और 20,000 की पॉपुलेशन ट्राइबल और हिली एरियाज में वहां पे एक मेल या फीमेल हेल्थ असिस्टेंट होना चाहिए। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये सेम है। उसके बाद था हेल्थ वर्कर्स या मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स जो थे मेल एंड फीमेल, इनका जो सजेस्टेड नॉर्म है, सजेशन जो दिया गया था अलग अलग कमेटीज के थ्रू, वो यही था कि 5,000 पॉपुलेशन की जो प्लेन एरिया है वहां की पॉपुलेशन 5,000 है, तो उस पर एक मल्टीपर्पज वर्कर होना चाहिए, एक मेल एक फीमेल। इसी तरीके से ट्राइबल या हिली एरियाज में कितने पे था, 3,000 की पॉपुलेशन पे एक मेल फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर होना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर की बात, तो आंगनवाड़ी वर्कर क्या है,
प्लेन एरिया में कितने पे 400 to 800 पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी वर्कर होनी चाहिए, और ट्राइबल या हिली एरियाज में वही 300 से 800 की पॉपुलेशन के बीच होना चाहिए। ठीक, ये तो ये हो गया सजेस्टेड नॉर्म जो हेल्थ वर्कर्स का था। थोड़ा सा और अगर हम जाएं हेल्थ वर्क, डॉक्टर का क्या नॉर्म है? एक डॉक्टर कितनी पॉपुलेशन पे होना चाहिए डॉक्टर? 1000। PHC पे है ना? नहीं, अब जो सजेस्टेड नॉर्म है, देखिए ये जो है ना, ये सजेशन है नहीं एग्जैक्ट। ये क्या है? ये सजेशन है कि पर 1000 पॉपुलेशन एक डॉक्टर होना चाहिए, और नर्सेज के लिए ये है कि 3 नर्स पर डॉक्टर। यहाँ 3-4 डॉक्टरों पे एक नर्स होती है, तो ये है कि 3 नर्सेज होनी चाहिए पर डॉक्टर, और 10,000 की पॉपुलेशन पे एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। एक फार्मासिस्ट 1 पर 10,000। लैब टेक्नीशियन भी वही है, 1 पर 10,000। अब एक चीज आती है आशा। अभी तक हमने पढ़ा था आशा कितने पॉपुलेशन पे होती है? 1 पर विलेज या 1 पर 1000, यही तो पॉपुलेशन नॉर्म है आशा का। 1 per 1000। हाँ, 1 पर 1000 है, लेकिन जो सजेस्टेड नॉर्म है वो आशा का ये है कि कम से कम एक विलेज पे या 1000 पॉपुलेशन पे 2 आशा होनी चाहिए। 2 आशा पर 1000 पॉपुलेशन या पर विलेज, ये जो सजेस्टेड नॉर्म्स हैं। सजेशन दिए गए लेकिन एग्जैक्ट ये है नहीं, अभी इससे बहुत अलग चल रहा है मामला। तो पर 1000 एक डॉक्टर होना चाहिए, एक डॉक्टर पे 3 नर्स होनी चाहिए, एक फार्मासिस्ट या लैब टेक्नीशियन होना चाहिए पर 10,000 पॉपुलेशन, और आशा 2 आशा होनी चाहिए 1000 की पॉपुलेशन पे। या कभी कभी कोई ये पूछ दे व्हाट इज द सजेस्टेड नॉर्म फॉर आशाज इन ए विलेज, अब गांव का नाम भी आ गया, सिर्फ विलेज आ गया, तो भी वही सेम है, जो 1000 के लिए वही विलेज के लिए भी है। तो ये चीज, ये सजेशन थे, एग्जैक्ट ये नहीं है। आशा तो अभी भी 1 पर 1000। अब जो ये हेल्थ वर्कर्स बनाए गए थे फीमेल और मेल, इनके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या काम इनको करना है, ये इनके कुछ काम है, बस एक बार देख लीजिए। जो फीमेल है उनके लिए क्या है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में उनका जो कहा गया कि एक तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड रजिस्टर मेंटेन करेंगे, यानी जितनी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको एक जगह उनका रिकॉर्ड रखना है। यूरिन और हेमोग्लोबिन का टेस्ट करना है। अगर किसी का मान लीजिए कोई इन्फेक्टिव वो आ रहा है कार्ड या हेमोग्लोबिन बहुत कम है, तो उनको कहाँ पे क्या करना है, रिफर करना है हायर सेंटर पे। डिलीवरीज को कंडक्ट कराना है, और डिलीवरीज के बाद 2 बार पोस्ट नेटल विजिट करनी है, 2 पोस्ट नेटल विजिट। ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका काम है। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड क्या है, जो एलिजिबल कपल्स है उनका रजिस्टर मेंटेन। एलिजिबल कपल्स वो होते हैं बेसिकली जो 15 to 45 ईयर्स की एज से जो मैरिड कपल्स होते हैं, उनके में जो बेसिक नीड के तहत उनको जो फैमिली प्लानिंग की जो जरूरत पड़ती है, उनको कहा जाता है एलिजिबल कपल्स। तो उनका रजिस्टर मेंटेन करना है, और जो कन्वेंशनल या ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्री ऑफ कास्ट। और फीमेल डिपो होल्डर्स, अभी तक हमने डिपो होल्डर्स के बारे में पढ़ा था ना, डिपो होल्डर्स वही होते हैं जो बेसिक ड्रग्स होती हैं या बेसिक नीड्स की जरूरत होती है, वो हाउस होल्ड लेवल पे जो प्रोवाइड कराते हैं। लाइक अभी हमने बात की थी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, या दूसरे जो मेजर्स हैं फैमिली प्लानिंग के कंट्रासेप्टिव के, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स दे रही हैं, ये सब काम जो कर रहे हैं। और जो ड्रग्स का सुपरविजन करती हैं, कोई डॉट्स ले रहा है, एमडीटी ले रहा है, तो ये सब काम, इसको कहते हैं डिपो होल्डर्स। अब एमटीपी के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको आइडेंटिफाई करना है किसको नीड है एमटीपी की, और उसको रिफर करना है कहाँ पे, जो गवर्नमेंट से अथराइज्ड सेंटर्स हैं एमटीपी के लिए। न्यूट्रिशन में क्या है कि माल नरिश, चाहे वो चिल्ड्रन हो या फीमेल्स हो, उनको आइडेंटिफाई करना, रिफर करना हायर सेंटर से। आयरन एंड फोलिक एसिड के टैबलेट्स प्रोवाइड करना है, विटामिन ए प्रोवाइड कराना है। प्रेगनेंसी में टीटी का इंजेक्शन, और जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं बच्चों में, उनसे वैक्सीनेशन। साथ में ये है कि जो दाइज हैं उस इलाके में, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है और उनको ट्रेनिंग देनी है। ये इनका डाइट ट्रेनिंग से रिलेटेड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो डेवलप हो रही हैं उस एरिया में,
उसको नोटिफाई करना है कहाँ पे, मेडिकल ऑफिसर को। अब मेडिकल ऑफिसर कहाँ पे मिलेगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे पहला मेडिकल ऑफिसर मिलता है। वाइटल इवेंट्स रिकॉर्ड मेंटेनेंस, वाइटल इवेंट्स में क्या होते हैं, बर्थ है, डेथ है, ये सब वाइटल इवेंट्स हैं, इनका रिकॉर्ड करना है, इनका रजिस्टर मेंटेन करना है। दूसरे जो माइनर एलिमेंट्स हैं, छोटी मोटी बीमारियां हैं, उनको ट्रीट करना है। और टीम एक्टिविटीज, अब टीम एक्टिविटीज में क्या आता है, जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वो क्या है, वो पूरा एक टीम एक्टिविटी, उनमें इनको पार्टिसिपेट करना है। इसी तरीके से और भी जितने हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनमें इनको पार्टिसिपेट करना है और लोगों को भी इंकरेज करना है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। ये टीम एक्टिविटीज में आता है। जो मेल वर्कर्स हैं, जो मेल हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी अलग है। एक तो चलिए हर चीज का रिकॉर्ड इन्हें भी मेंटेन करना है। हाँ। अब मलेरिया की स्लाइड, जो जैसे जो नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल डिजीज प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिजीजेस हो रही हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन करना, और साथ में जो मलेरिया के केसेस है खासतौर से उनके लिए क्या स्लाइड्स तैयार करनी, यानी ब्लड सैंपल लेके उनका थिक और थिन स्मीयर बनाना है। तो डायरिया और डिसेंट्री के केसेस को आइडेंटिफाई करना है, और साथ में आइडेंटिफाई एक बार आपने कर लिया, क्या देना है, ORS देना है फौरन। ये डिपो होल्डर्स वाला वही काम है। जो लेप्रोसी टीबी के सस्पेक्ट केसेस है उनको आइडेंटिफिकेशन, उनका स्पुटम कलेक्ट करना है, और साथ में अगर कोई डॉट्स पे चल रहा है या मल्टी ड्रग थेरेपी पे चल रहा है तो उसको सुपरवाइज भी कराना है। उसके लिए अलग से इनको इंसेंटिव मिलता है, वो हमने पढ़ा होगा, 150 रुपीज इंसेंटिव भी दिया जाता है। जो वाटर बॉडीज हैं लोकल एरिया में, उनको क्लोरिनेशन टाइम टाइम पे, खैर अब तो ये नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जो पब्लिक है उसको एजुकेट करना है, हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में, हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन पब्लिक को देनी थी। वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन करना था, और दूसरे वही कन्वेंशनल कंट्रासेप्टिव, इसका डिस्ट्रीब्यूट करना है। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड ये इनका काम था, मेल का। तो दोनों के अलग अलग ये काम थे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बाकायदा जगह दी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हमारे संविधान में बाकायदा अमेंडमेंट के जरिए इसको रखा गया है। 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा हैं। और ये जो है ये 3 टियर सिस्टम है, रूरल, लोकल, सेल्फ गवर्नमेंट, जो विलेज को डिस्ट्रिक्ट से लिंक करता है, जोड़ता है। विलेज है, उसके बाद आता है ब्लॉक लेवल, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 3 टायर जो सिस्टम है इसी को कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो 3 लेवल है, पंचायत यानी विलेज लेवल पे है ये, इसके बाद आती है पंचायत समिति या जनपद पंचायत, ये ब्लॉक लेवल पे है। और जो जिला परिषद या जिला पंचायत, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये 3 टियर है, इसी को कहते हैं 3 टियर या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो तीनों लेवल है ये यही है। पंचायत है, पंचायत समिति या जनपद पंचायत, एंड जिला परिषद या जिला पंचायत। अब जो इनको जो विलेज लेवल पे पंचायती राज में, जो विलेज लेवल पे ये क्या क्या कौन कौन से हैं जो इसमें इसके अंडर में आते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत, ये 3 हैं जो विलेज लेवल पे आते हैं। यानी पंचायत में वो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ये तीनों चीजें आती हैं पंचायती राज में। अब जो डिस्ट्रिक्ट होता है ये प्रिंसिपल है, जो अब ये पूछे कि इस पूरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में मेन कौन सी चीज है जहां से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज द डिस्ट्रिक्ट अंडर द कलेक्टर, यानी कलेक्टर के अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट है वही प्रिंसिपल यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं से ज्यादातर प्रोग्राम्स जो होते हैं सुपरवाइज होते हैं, रन होते हैं, और वहीं से बाकायदा वहीं से फिर फंडिंग भी होती है हर ब्लॉक को, हर विलेज को। अब जो हर डिस्ट्रिक्ट में 6 टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में 6 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज को डिवाइड किया गया है। एक तो सब डिवीजन होता है जिसमें सब कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर जो उसको सुपरवाइज करता है। इसके बाद तहसील्स या तालुकाज, जो तहसील्स होती हैं, तहसील्स में क्या है, एक तहसीलदार होता है, और तहसील में एटलीस्ट 200 to 600 विलेज आते हैं, 200 से 600 गांव एक तहसील के अंडर में आते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, या जिसको हम सीधे सीधे सिर्फ ब्लॉक कह देते हैं। उसमें कौन होता है, एक BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। और एक ब्लॉक में 100 विलेज होते हैं, 100 अप टू 100 विलेज एक ब्लॉक के अंडर में आते हैं, 100 गांव।
और जो पॉपुलेशन टोटल ओवरऑल जो एक ब्लॉक कैटर करता है वो 80,000 टू 120,000, यानी 80,000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन एक ब्लॉक के अंडर में आती है। 100 गांव आते हैं, और जो किसके अंडर में रन करता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर में। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन, ये टाउन एरिया के लिए हो गया। विलेजेस गांव, और उसके बाद जो पंचायत होती हैं वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, पंचायत जो बनाई जाती है। बहुत सारे गांव में है, अब हर गांव में नहीं है, कुछ गांव में ये पंचायत वाला सिस्टम अभी है। ये 6 टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है जो डिस्ट्रिक्ट के अंडर में रन करता है। इन सब की कमान कहाँ पे होती है, यानी इसका प्रिंसिपल यूनिट सिंगल जो पूरा जो कंट्रोल करता है इन सबको, वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करता है अंडर द कलेक्टर। बाद आती है हेल्थ प्लानिंग। अब कोई भी चीज होती है उसका एक गोल होता है। सबसे पहले चीज क्या होती है, एक टारगेट उसको डिफाइन किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके कि हाँ हमको इस गोल को अचीव करना है। उसमें बहुत सारे सिस्टम अलग अलग काम करते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है किसी भी चीज प्लानिंग की, वो होती है ऑब्जेक्टिव। कोई भी एक्टिविटीज है उसका जो बेसिक जो मकसद होता है वो क्या है, कि हमें ये चीज हासिल करनी। लाइक हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं, कि हमें AIPGT का टेस्ट देना है, हमें AIPGT का एंट्रेंस देना है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव। ये BMS हमने कर लिया, अब हमें मास्टर्स करनी है। इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम इटसेल्फ। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमको MD या MS करना है, और MD MS करने के लिए हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो टारगेट होता है हेल्थ प्लानिंग में, वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन करने के लिए, यानी उनको पाने के लिए क्या एक्टिविटी लेनी है, हमें क्या एक्टिविटी करनी है, वो होता है टारगेट। टारगेट हमेशा सेट किया जाता है। अब प्रॉब्लम में जो फैक्टर्स होते हैं उसी से रिलेटेड ये टारगेट्स होते हैं। अब टारगेट में मान लीजिए हमने कहा कि हमको AIPGT के एंट्रेंस में बैठना है, क्या करना है, हमको MD करना है, या किसी को MS करना होगा, किसी को मेडिकल ऑफिसर बनना होगा, वो उसका क्या है, टारगेट है। फिर थर्ड जो आता है वो गोल। अब गोल में जैसे आप बात कर लीजिए कि हाँ मुझे अंडर 50 रैंक लानी है, या अंडर 10 लेके आनी है, या टॉप 5 में मुझे आना है। ये क्या है, ये मेरा अल्टीमेट गोल है, ये मेरा क्या है, गोल है, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा है कि मुझे टॉप 10 में आना है। ये गोल होता है। तो गोल जो होता है ना, आमतौर से ये कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि गोल हमेशा के पाया जाए, उसके आसपास भी रहा जा सकता है। कभी कभी ये होता है उससे बहुत दूर रह गए, लिखा ना, इज नॉट नेसेसरली अटेनेबल। जरूरी नहीं है कि जो गोल हमने सेट किया है वो हमें मिल जाए, है ना। हमने कहा कि हम मलेरिया को इरेडिकेट कर देंगे, नहीं कर पाए। गोल तो यही था कि इरेडिकेट करेंगे, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, चल रहा है प्रोग्राम। तो इसी तरीके से ये एक गोल होता है। फिर लास्ट में आता है मिशन। मिशन क्या है, हमने टॉप 5 में मान लीजिए हम आ गए, हमारा गोल कंप्लीट हो गया। मिशन में क्या था कि हमको अब क्या करना है, हमको MS गायनी करनी है, या MS जराहत करनी है, MD मुआलजात करना है। तो ये क्या हुआ, ये मिशन है। अब जब गोल मिल गया तो मिशन भी पास हो जाएगा। और ये जो है यही पूरा एंड पॉइंट एक तरीके से बन जाता है। इज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट इज मिशन। अब मिशन क्या है, यूजुअली टाइम बाउंड होता है। टाइम बाउंड होता है, आप PG कर रहे हैं 3 साल का ही है, आपको आपको एंट्रेंस में बैठना है, तो उसके लिए आपको इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये यूजुअली टाइम बाउंड जो मिशन है, ये टाइम बाउंड। बेसिकली इसमें कुछ नहीं, बस ये क्या किस तरीके से जो प्लानिंग की जाती है नेशनल लेवल पे हेल्थ की, वो इसी तरीके एक ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, उसी के तहत एक टारगेट सेट किया जाता है। टारगेट में कुछ गोल्स को डिफाइन किया जाता है, और उसी गोल्स के तहत हम देखते हैं कि हम उसके कितने करीब पहुंचे। अगर हमने उस गोल को अचीव कर लिया, दैट मीन्स कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। नहीं कर पाया तो उसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। लास्ट में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसका असर क्या पड़ा, ओवरऑल जो हमने पूरा प्रोग्राम चलाया, जो प्लानिंग की थी ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, ये उसका एंड पॉइंट आ गया इम्पैक्ट पे। तो ये हेल्थ प्लानिंग से रिलेटेड। अब जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी देखिए, ये 2017 की अक्सर बुक्स में, जिनके पास पुरानी होगी वहां पे नहीं होगा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में बनी थी, 2012 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी होगी, या 2002 की होगी, लेकिन 2017 की हेल्थ पॉलिसी नई है, थोड़ा जो लेटेस्ट एडिशन है पार्क का उसमें आई हुई है, या नई बुक जिसके पास तैयारी की होगी उसमें होगा ये। इसमें दो तीन चीजें दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा। एक तो ये था कि हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट, क्या क्या होना चाहिए जो आगे अगले 5 से 10 सालों में हमें अचीव करना है।
वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में पहले ही वो चीज़ डिसाइड होती है। तो उसके लिए पहली चीज़ थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्दी लाइफ। ये था कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ पे है वो अभी ऑन एवरेज कितनी है इंडिया की, 67.5 ईयर्स है। उसको कितनी बढ़ानी है, 70 ईयर्स की करनी है बाय द एंड ऑफ 2025। अब ये क्या, ये गोल है, ये गोल है कि 2025 तक हमको जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ा के कितना करना है, 67.5 से 70 ईयर्स कर देना है। इसके अलावा जो डेली इंडेक्स यूज होता है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इंडेक्स डेली, इसको जो है ना, जो बर्डन ऑफ डिजीज है या उसका ट्रेंड्स है उसके रेगुलर ट्रैकिंग के लिए इस्टेब्लिश करना है। और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको कितना लेके आना है, 2.1 बाई 2025। तो रिडक्शन ऑफ टीएफआर कितना लेके आना है, 2.1। जब टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हमने 2.1 अचीव कर लिया, दैट मीन्स क्या, जब भी बात आती है 2.1 की तो एक चीज याद रखिए, जो ना हम दो हमारे दो का जो कंसेप्ट है वो तब तक नहीं अचीव होगा जब तक फर्टिलिटी रेट 2.1 पे नहीं आ जाएगा, यानी 2 चाइल्ड नॉर्म। हाँ, तो ये करना था लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्दी लाइफ से रिलेटेड, ये चीज थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। दूसरी चीज आई मोर्टेलिटी बाई एज या उसका काज, उसमें क्या क्या करना था। उसमें ये देखिए, जो अंडर 5 की मोर्टेलिटी है, अंडर 5 की मोर्टेलिटी है उसको 2025 तक रिड्यूस करके कहाँ पे लेके आना है, 23। अंडर 5 मोर्टेलिटी रिड्यूस करके कहाँ पे लाना है, 23 पर 1000। इसके अलावा जो एमएमआर है, एमएमआर को कितने पे लेके आना है, बाई 100 रिड्यूस करके कम करके लाना है, 200 बाई 2000। 2020 तक एमएमआर हो जाना चाहिए 100। अब ये 100 कितनी पॉपुलेशन पे है, 100 जो है पर लाख, पर 1 लाख पॉपुलेशन इतना है। अगर हम इसको 1000 पे लेके आएंगे ना तो वो 1 आ जाएगा, 1 पर 1000, 1 पर 1000 एमएमआर को लेके आना है, या 100 पर लाख बाई 2020। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको 2019 तक घटा के कहाँ पे ले आके खड़ा करना है, 28 तक, यानी रिड्यूस आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 28 बाई 2019। बस इसको देखते रहिए। और नियोनेटल मोर्टेलिटी जो है उसको कितना लाना है, 16 तक लेके आना, और स्टिल बर्थ रेट जो है सिंगल डिजिट में 7, 8, 5, 6 जितना भी आ जाए 2025 के एंड तक ये गोल सेट किया गया। थर्ड आता है रिडक्शन ऑफ डिजीज प्रिवेलेंस, या डिजीज का प्रिवेलेंस या इंसिडेंस को घटाना था। कौन कौन सी डिजीजेज हैं, एक तो ये चीज ये आती है ग्लोबल टारगेट ऑफ 2020। ये जो ग्लोबल टारगेट है 2020 का, ये HIV एड्स के लिए था, HIV एड्स के लिए था, अचीव ग्लोबल टारगेट ऑफ 2020। इसमें ये था कि 90% लोग जो है उनको ये पता चलना चाहिए कि उनका HIV का स्टेटस क्या है। उसमें से फिर 90% लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलनी चाहिए, और 90% लोगों में ये ट्रैक किया जाना चाहिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो वर्क कर रही है या वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उन पर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये 90% करके सब था तीनों जगह। तो ये ग्लोबल टारगेट किसके लिए सेट किया गया था, HIV एड्स के लिए था। तो ये था कि इस टारगेट को हमको अचीव करना है कब तक, बाय द एंड ऑफ 2020, 2020 तक। इसके अलावा जो लेप्रोसी का, हमने लेप्रोसी तो चलिए एलिमिनेट कर दी, तो उसका एलिमिनेशन स्टेटस था उसको मेंटेन रखना है हमको कब तक, बाई 2018 तक। काला आजार को कब हमें एलिमिनेट कर देना है, 2017 तक। और लिम्फेटिक फाइलियरिसिस, जो कुछ एंडेमिक एरियाज हैं लिम्फेटिक फाइलियरिसिस के, वहां पे हमको क्या करना है, एक तो ये अचीवमेंट लेने के हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, एक बार एलिमिनेट कर दिया तो अब उसको मेंटेन करना है कि दोबारा उसके केसेस ना होने पाए बाई 2017। अब जो स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस, यानी जो डॉट्स के थ्रू हम ट्रीटमेंट दे रहे थे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को, उनको यही चीज थी, वहां पहले भी एक बार हम पढ़ चुके हैं कि जो क्योर रेट है वो कितना होना चाहिए, मोर देन 85% का होना चाहिए, मोर देन 85% का क्योर रेट जो स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस हैं टीबी के। और जो इंसिडेंस ऑफ न्यू केसेस हैं उनको कम करना है ट्यूबरक्लोसिस का। जब क्योर रेट हम मोर देन 85% का ले लेंगे तो इंसिडेंस ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसके अलावा ब्लाइंडनेस जो है, ब्लाइंडनेस का प्रिवेलेंस कम करके हमको कहाँ लाना है, 0.25 पर 1000 बाय द एंड ऑफ 2025। एंड डिजीज बर्डन, इसी ब्लाइंडनेस का जो बर्डन है उसको करंट लेवल से 1/3 तक लेके आना है।
इसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से जो डेथ हो रही हैं, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज या क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीजेस है, इनसे जो मोर्टेलिटी हो रही है उनको कम करके कितना कम करना है, 25% तक हमको रिडक्शन करना है बाय द एंड ऑफ 2025। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी का हेल्थ स्टेटस और प्रोग्राम इम्पैक्ट से था। 3 चीजें ये थी। उसके बाद दूसरी चीज आती है हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस। देखिएगा, इसमें पहली है कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब जो हेल्थ सर्विसेज आ रही हैं उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए पब्लिक के थ्रू। जो करंट लेवल पे यूटिलाइजेशन हो रहा है उससे और 50% ज्यादा यूटिलाइज होना चाहिए बाय द एंड ऑफ 2025, 2025। ज्यादातर जो गोल सेट किए गए वो 2025 तक के लिए हैं। एंटीनेटल कवरेज टू बी सस्टेन्ड अबव 90% एंड स्किल्ड अटेंडेंस एट बर्थ अबव 90%। यानी स्किल अटेंडेंस जो बर्थ पे हो रही, यानी जो बर्थ कहाँ पे होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए मोर देन 90%। वो कब तक होनी चाहिए, 2025 तक। एंड मोर देन 90% ऑफ द न्यूबॉर्न आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड बाय 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल की उम्र तक जितनी भी वैक्सीन लगनी है वो 90% से ज्यादा न्यूबॉर्न में लग जानी चाहिए। और जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो नीड्स हैं वो मोर देन 90% नेशनल और सब नेशनल लेवल पे पूरी होनी चाहिए बाय 2025। इसके अलावा 80% ऑफ नॉन हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक इंडिविजुअल्स एट हाउस होल्ड लेवल मेंटेन कंट्रोल डिजीज स्टेटस। यानी जो हाइपरटेंसिव है या जो डायबिटिक हैं उसमें 80% या उससे ज्यादा की जो लोग हैं एटलीस्ट उनको हाउस होल्ड लेवल पे ही, यानी ड्रग के थ्रू ही वो कंट्रोल रहे। उनकी डिजीज क्या रहे, कंट्रोल। ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहे, शुगर है किसी को वो कंट्रोल रहनी चाहिए बाई 2025। ये गोल्स थे। क्रॉस सेक्टोरल गोल्स रिलेटेड टू जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं और दूसरे सेक्टर्स, उनका क्या रोल होना चाहिए। तो लाइक जो टोबैको यूज, जैसे तंबाकू से कैंसर होता है सबको पता है, लेकिन सबसे ज्यादा एड भी इसी के आते हैं। तो रिलेटिव रिडक्शन ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ करंट टोबैको यूज बाय 15%। जो टोबैको यूज इस वक्त हो रहा है तो 2020 तक एटलीस्ट उनमें कितना कम करना था, 15%। 2020 गुजर चुका एंड 2025 तक 30% का रिडक्शन करना था। कम से कम 30% और कम लोग उसको यूज करें। इसके अलावा जो बच्चों में स्टंटिंग होती है, हाइट नहीं बढ़ती, तो उसका रिडक्शन करना था कितना, 40%। प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन बाय 2025। इसके अलावा सबको, पूरी पॉपुलेशन को, पूरे इंडिया में 2020 तक सबको सेफ वाटर और सैनिटेशन का प्रोविजन था। और जो ऑक्यूपेशनल इंजरी हो रही है इस वक्त उसमें 2020 तक हाफ कर देनी थी, करंट लेवल से हाफ हो जानी चाहिए 2020 तक। थर्ड था इसमें हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस। उसके बाद हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। इसमें बेसिकली कुछ नहीं, इसमें हेल्थ फाइनेंसिंग किस किस लेवल पे होगी, कैसे कैसे होगी, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन कर रहा है या जैसे भी, हेल्थ फाइनेंस होना चाहिए इन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं प्राइमरी लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, उनको स्ट्रेंथ करना है, उनको और अच्छे से वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन है वो फ्रॉम रूरल एरियाज टू जो हायर सेंटर्स है वहां तक एक स्मूथ वे में पहुंचनी चाहिए। ये सब चीजें थी हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के लेवल पे। ये नेशनल पॉलिसी 2017 के उसमें था। अब इसके बाद देखिए 12th 5 ईयर प्लान, ये 2012 से 17 तक के बीच का था 12th 5 ईयर प्लान। इसमें कुछ चीजें दी गई थी। तो सबसे पहले तो हमने जो 11th 5 ईयर प्लान था उसका अचीवमेंट क्या था कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट घटते घटते कहाँ तक आ गई, 212 पर 1 लाख पॉपुलेशन, पर 1 लाख 212 आ गई मैटरनल मोर्टिलिटी रेट रेशियो। 11th 5 ईयर प्लान का ये अचीवमेंट था। जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR था वो 44 आ गया, लेकिन हमें अचीव कहाँ तक करना है, 25 तक का ये था कि करना है, बेसिक जो है हमारा, लेकिन अभी वहां से बहुत दूर है। टोटल फर्टिलिटी रेट अभी कहाँ है, 2.5 पे है TFR। 11th 5 ईयर प्रोग्राम का अचीवमेंट है ये। और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 914 है। ये एटलीस्ट बढ़ के कितना होना चाहिए, 950 होना चाहिए फीमेल टू मेल। अब जो टारगेट सेट किया गया ये कहाँ तक लेके आना है हमें, MMR को 100 तक लेके आना है इस प्रोग्राम में 2012 से 17 में, यानी 12th 5 ईयर प्लान में। IMR कहाँ तक लेके आना है, 25 तक लेके आना है। और जो एनीमिया का इस वक्त प्रिवेलेंस है 28% लेके आना है एनीमिया का प्रिवेलेंस।
अब देखिए इस तरीके से ये पूरा गोल है 2017 के लिए, जो 12 5 ईयर प्लान में IMR को पर 1000 लाइव बर्थ में कितना लेके आना, 25। और MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अभी जो 11 5 ईयर प्लान में कितनी थी, 212 212 थी, उसको घटाकर कहाँ तक करना है हमें, 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ। टोटल फर्टिलिटी रेट वही चीज आगे कहाँ तक लेके आना है, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 पे। अंडर 3 ईयर ओल्ड माल न्यूट्रिशन, इसका रिडक्शन होना चाहिए कितना, 50%। एनीमिया जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वोमेन का, उनमें जो एनीमिया का प्रिवेलेंस है उसको घटा के कहाँ तक लेके आना है, 28% तक लेके आना है। और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 0 to 6 ईयर्स का, वो 914 था, उसको कहाँ तक होना चाहिए, 950 तक होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसका भी बर्डन घटना चाहिए। और जो कम्युनिकेबल डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, मलेरिया, फाइलेरियोसिस, इन सब में भी कुछ ना कुछ रिडक्शन करना था। क्या करना था, ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो इसका इंसिडेंस और मोर्टिलिटी है उसको 50% तक रिड्यूस करना है। लेप्रोसी का प्रिवेलेंस रेट वही, एलिमिनेशन लेवल क्या है, इसी को अचीव करना है बाई 1 <1 > 10,000। इसके अलावा इसका जो ये प्रिवेलेंस है, प्रिवेलेंस न्यू प्लस ओल्ड केसेस दोनों के लिए है, यानी जो ऑलरेडी डिजीज है वो इतनी होनी चाहिए, इंसिडेंस 0 होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, नया केस आना ही नहीं चाहिए। मलेरिया का इंसिडेंस कितना होना चाहिए, <1 > 1,000। फाइलेरियोसिस का माइक्रोफाइलेरिया प्रिवेलेंस <1% ऑल डिस्ट्रिक्ट। डेंगू का केस फर्टिलिटी रेट <1% होना चाहिए। चिकनगुनिया का जो आउटब्रेक होता है उसको रोकना है, कंटेनमेंट करना है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस से जो मोर्टिलिटी हो रही है उसका रिडक्शन 30% तक कम करना है। और काला आजार को एलिमिनेट करना है, बाई 2015 एलिमिनेट हो चुका है काला आजार। और HIV एड्स, 0 न्यू इन्फेक्शन, केयर एंड सपोर्ट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। जितने भी ये HIV के पेशेंट्स हैं उनको देनी है केयर एंड फुल केयर एंड सपोर्ट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मिलनी चाहिए। और नए इन्फेक्शन का इंसिडेंस, यानी नया इन्फेक्शन कम्युनिटी में डेवलप नहीं होने देना है। HIV एड्स से रिलेटेड ये था, ये पूरा 12 5 ईयर प्लान का ये पूरा एक सिनेरियो था, ये चीजें हमें अचीव करनी है, टारगेट यही सेट किया गया इसका। अब आइए एक चीज आती है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये लास्ट है। देखिएगा सितंबर 2000 में 189 कंट्रीज ने, जो यूनाइटेड नेशन ने एक यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन एक पास किया था यूनाइटेड नेशन ने, उसको अडॉप्ट किया था 189 कंट्रीज ने, इंडिया ने भी अडॉप्ट किया था उसको। जो इसका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, गोल्स क्या था, गोल प्लेस हेल्थ एट द हार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, यानी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में जो उसका सबसे बेसिक या कोर चीज है वो क्या है, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट, या ओवरऑल पॉपुलेशन की हेल्थ, या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे मेजर रोल यही अदा करती है, हेल्थ। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में यही चीज पास की गई थी। उसमें ना 8 गोल्स दिए गए थे, 8 गोल्स थे, 18 टारगेट्स थे, 48 इंडिकेटर्स थे। इसमें 8 गोल्स, 18 टारगेट्स एंड 48 इंडिकेटर्स। 189 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया था। बेस लाइन ईयर क्या था, 1990 था। और डेडलाइन ईयर इस पूरे प्रोग्राम की, मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो डेडलाइन थी वो कितनी थी, 2015 तक। ये था कि ये सब हमें टारगेट्स अचीव करने थे, जो गोल्स थे उनको उस पर काम करना था। गोल क्या क्या थे, देखिए 8 हैं। गोल नंबर 1, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ये हेल्थ से रिलेटेड ये भी आ जाती है, क्योंकि पॉवर्टी है, हंगर है, तो ये बहुत सारी जो कम्युनिकेबल डिजीज है ऐसे लोगों में ज्यादा इसका प्रिवेलेंस होता है। माल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे तो ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। दूसरी चीज यूनिवर्सलाइज प्राइमरी एजुकेशन, यानी हर किसी को प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए। ये जो गोल 2 है ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट का भी इसमें दिया गया गोल नंबर 3। गोल 4, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी, ये हेल्थ से रिलेटेड है, गोल 4। गोल 5, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, ये भी हेल्थ से रिलेटेड। गोल 6, कम्बैट HIV एड्स, यानी HIV एड्स से सबको मिलके लड़ना है। मलेरिया एंड अदर डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, इन सब से कम्बैट करना है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन डेवलप करना है। गोल 7, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ये है गोल 7। इसके अलावा गोल 8 था, डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट,
यानी कि हर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबको मिलजुल के काम करना है, इसकी यही बात थी। तो टोटल 8 गोल्स थे इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल